हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक स्तर की परीक्षा इंग्लिश विषय की। और हम पढ़ेंगे कि उस इंग्लिश विषय के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2024 में अगर ग्रामर पोर्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उनका पैमाना क्या रहेगा और उनका सेंटेंस का स्टाइल क्या रहेगा। अगर सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो निश्चित रूप से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही आएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप देख रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाके क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है यह भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमने मिशन 100 का टारगेट बनाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अगर वो लगातार चैनल से जुड़े हैं तो 100% मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई और शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वर्ड। इससे पहले आप एक नोटबुक रखिएगा अपने पास और अपने पास एक पेन रखिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं भी ये चीज़ें नोट करने की है तो आप नोट करते रहिए और वीडियो को बार बार देखें जब तक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। तो बच्चों, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसके अंदर भी एक वचन और बहुवचन का मैटर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। तो एक वचन और बहुवचन का मैटर होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो एक वचन सब्जेक्ट होता है, उनको हम थर्ड पर्सन भी मानते हैं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बाद में बताएंगे। तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है ही, सी, इट या किसी का नाम। जैसे कोई मनीष है, कोई मीना है, कोई मोहित है, कोई रेशमी है, कोई रोहित है, जो भी है आपका नाम, एक वचन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट में वही कर्ता आते हैं जो ही है या सी है या इट है या किसी का नाम है, ओके। ये तो हुई एक वचन सब्जेक्ट की बात। तो उसकी बात ये आते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या लगता है। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आप सोचोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी अलग आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर आईएनजी आती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग आती है। यानी कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग अलग आती है। इसलिए आप टेंशन मत लें कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इस प्रकार से आपको टेंस करवाऊंगा कि कंफ्यूज होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बच्चों, दो बातें क्लियर हो गई। एक बात कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट या किसी का नाम। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम। दूसरी बात ये क्लियर हो गई, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और एक बात ये क्लियर करनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हैज बीन। हैज बीन। अब देखो, एक सामान्य सी आपकी जानकारी दे दूं
ये जो टेंस बना है ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों टेंसेस से बना है। परफेक्ट भी आया इसमें नाम और कंटिन्यूस भी नाम आया है। तो देखो जी, कंटिन्यूस टेंस की भी इसमें विशेषता आ गई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वाली विशेषता कंटिन्यूस टेंस की आ गई, और हैज वाली जो विशेषता है वो परफेक्ट टेंस से आ गई। इस प्रकार से ये मिला जुला टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो एक ये चीज़ें क्लियर होगी सामान्य। अब चौथी बात जो आपको सामने बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरे शब्दों में इसको निश्चित समय भी कहते हैं। निश्चित समय का मतलब आपको सीधी भाषा में बताऊं, जो कैलेंडर आपको कहता है, जो आपकी घड़ी कहती है, जो कैलेंडर कहता है, कैलेंडर क्या कहता है, महीने का नाम बताता है, तारीख बताता है, सुबह शाम बताता है, या फिर संडे मंडे बताता है, या फिर सन बताता है, जैसे 2024, 2023, 2025, इस प्रकार से ये तो कैलेंडर बताता है। तो जो कैलेंडर बताता है उनको हम निश्चित समय मानते हैं, ओके, और उनको पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगते हैं। क्या लगता है? सिंस लगाते हैं, सिंस, SINC। ये साइंस की स्पेलिंग नहीं है, सिंस है ये। आगे रखते हैं। तो बच्चों, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले क्या लगता है? सिंस लगता है। अब सिंस देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या होता है। ये चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण है बताना भी, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे आपको बताऊं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ये 4 o'clock कौन बताएगा आपको? आपकी घड़ी बताएगी, ठीक है। सिंस संडे, ये कौन बताएगा? आपका कैलेंडर बताएगा। सिंस 14 अप्रैल, ये कौन बताएगा? आपका कैलेंडर बताएगा। सिंस जून कौन बताएगा? आपका कैलेंडर बताएगा। सिंस 2020 ये कौन बताएगा? आपका कैलेंडर बताएगा। मॉर्निंग कौन बताएगा? कैलेंडर। इवनिंग कौन बताएगा? कैलेंडर। नून कौन बताएगा? कैलेंडर। नाइट कौन बताएगा? कैलेंडर। यस्टरडे कौन बताएगा? कैलेंडर। लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, ये सारे मतलब आप समय से संबंधित बातें हैं। जैसे 4 o'clock घड़ी का समय आ गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह वगैरह दिन का नाम या वार आ गए। 14 जैसे अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 10 जून है, जितनी भी डेट्स होती है महीने के साथ वो दिन और दिनांक आ गया। जून जैसे महीने का नाम आ गया। सन जैसे सन यानी साल का नाम आ गया, जैसे इस साल 2024 है, 25 है, 23 है, जो भी है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, लास्ट नाइट है, यस्टरडे, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? नोट फॉर द लास्ट वीक। अगर इससे सीधा लिखते हैं ना, सिंस लास्ट वीक, सीधा लास्ट वीक लिखते हैं तब तो लगेगा सिंस, और द लास्ट वीक लिखते हैं ना, द लास्ट वीक, तो लगाते हैं फॉर। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में। अगर सीधा लगते हैं, लास्ट मंथ लगाते हैं तो लगेगा सिंस, द लास्ट मंथ लगाते हैं तो लगेगा फॉर, लास्ट ईयर लगाते हैं तो लगेगा सिंस, द लास्ट ईयर लगाएंगे तो लगेगा फॉर। ये बात आपको क्लियर कर लेना। सिंस बर्थ, तो ये सारे जो मैंने टॉपिक दिए हैं ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम का टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पीरियड ऑफ टाइम पर। पीरियड ऑफ टाइम क्या है बच्चों? पीरियड का मतलब है अवधि, PERIOD, पीरियड, अवधि। जैसे 2 महीने की अवधि, 4 दिनों की अवधि, 2 दिनों की अवधि, 2 घंटों की अवधि है, 2 सालों की अवधि। ये जो पीरियड होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं अनिश्चित समय। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 5 मिनट्स आ गया, फॉर 3 डेज आ गया, फॉर 2 मंथ्स आ गया, फॉर 10 ईयर्स आ गया। तो बच्चों ये सारा पीरियड ऑफ
टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले सिंस लगता है, सॉरी फॉर लगता है, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो ही गई होगी। आप अपनी नोटबुक में लिखो इनको, और मैं तो कहता हूँ आप 5 रुपये का चार्ट ले आओ, और उस चार्ट पे सुंदर सुंदर जो कलर पेंसिल है आपके पास, उसे आप सुंदर सुंदर लिख करके आप अपने स्टडी रूम में चिपका लो, ताकि उठते बैठते सोते जागते हैं जब भी आप आते हो तो आपकी नज़रें उस चार्ट पे पड़ेगी, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। लगातार याद देखने से इसको ये क्लियर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इससे पहले हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन। अब देखते हैं बहुवचन। इनको बहुवचन कर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता में क्या होता है? आई को बहुवचन मानते हैं, यानी बहुवचन के ग्रुप में इसको माना जाता है। आई, वी, यू, दे, या कोई बहुवचन सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, बॉयज है, प्लेयर्स है, वो सारे जो सब्जेक्ट आते हैं बहुवचन, जिनसे पता चलता है ये बहुत सारे हैं, अकेला नहीं है, तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये चीज़ प्लूरल वाली क्लियर होगी। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? दूसरी, मेन वर्ब इसके लिए लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी एक वचन और बहुवचन में मेन वर्ब सेम लगता है। ओके, एक वचन में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, और बहुवचन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। अगली बात है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव बीन लगता है, हैव बीन। ओके, तो बच्चों जैसे एक वचन होता है ना, उसके साथ तो हैज बीन लगता है, और बहुवचन के साथ में हैव बीन लगता है। इनमें डिफरेंस इतना ही है, एक तो इनकी साइक्री अलग अलग है, एक वचन की हैज बीन है और बहुवचन की हैव बीन है। और दूसरी बात कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस लगता है, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उनके लिए फॉर लगता है। बाकी इनकी सेम जो रूल्स है। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं बच्चों? देखो, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो चाहे सिंपल सेंटेंस बोल दो, बात एक ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के नियम या एक ही है, इनका अलग अर्थ बनता है। ठीक है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन या हैव बीन। मान लो सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, एक वचन, एक वचन है, तो लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। फिर अगर पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है तो फॉर लगा देंगे, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा देंगे और बाद का समय लिख देंगे। अगर करता है बहुवचन, बहुवचन क्या है? बहुवचन है, बहुवचन, तो हैव बीन लगाएंगे इसकी साइक्रिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर वही बात, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, बाकी समय लगा देंगे। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक तो एक वचन का एग्जाम्पल है, एक बहुवचन का एग्जाम्पल, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एक वचन के एग्जाम्पल में क्या है। सी हैज बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ओके, सी यहाँ एक वचन है, क्या है? एक वचन है सी, सी एक वचन है। हैज बीन आ गया, सी के साथ क्या आ गया? हैज बीन आ गया, क्यों? एक वचन के साथ में हैज बीन आता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, इसके साथ आईएनजी लग गया, रीडिंग आ गया, और बुक आ गया। अब ये o'clock है, यानी ये घड़ी का समय है। किसका समय? घड़ी का समय है, तो ये निश्चित समय में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, इसलिए इससे पहले क्या लग गया? सिंस लग गया। समझ में आ गया होगा। दूसरा है बहुवचन सब्जेक्ट का। दे जैसे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो बहुवचन सब्जेक्ट में क्या लगता है? हैव बीन लगता है, तो हैव बीन लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया, सेम बातें रहेगी। बुक्स आ गया। अब देखो 2 hours, 2 घंटे, 2 घंटे ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है ये। तो 2 घंटे जैसे हैं, 2 दिन, 2 घंटे, 4 महीने, 4 साल, इस प्रकार के जो होते हैं, तो वो अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम में आता है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। नेगेटिव में क्या है बच्चों?
थोड़ा सा देखते हैं, आपको कंपैरिजन कर देते हैं। देखो ये सिंपल सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हैज बीन है यहाँ, तो हैज और बीन के बीच में नोट लगता है। हैव बीन है तो हैव और बीन के बीच में नोट लगता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, अगर वो सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज नोट बीन। ओके, हैज नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर और समय। ओके, अगर सब्जेक्ट है बहुवचन तो हैव नोट बीन, बीच में आया हैव नोट बीन, यानी हैव और बीन के बीच में आया ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फिर समय आ गया। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सी हैज नोट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, यानी ये जो सिंपल सेंटेंस था इसके बीच में नोट डाल दिया। बीच में क्या डाल दिया, नोट डाल दिया। नोट डालते ही ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बहुवचन का सेम सेंटेंस देखो, दे हैव नोट बीन, यानी बीच में आ गया नोट, बाकी सेम रहा। ओके, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस आते हैं उनको प्रश्नवाचक रूप में कैसे चेंज किया जाता है, तो देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले आएगा, जैसे इसकी हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जैसे इसमें नोट डालते हैं तो हैज पहले और बीन बाद में, ऐसे इसका हो जाता है, दो बीच में नोट लगाया जाता है। तो जब हम इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो एक वचन अगर करता है तो हैज पहले आएगा, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, और उसके बाद में टाइम लिखेंगे, लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक ऐसे निशान। ओके, तो जैसे उदाहरण आपको बताता हूँ, हैज सी। अब सी क्या है, एक वचन है, सी एक वचन है, इसके लिए क्या आ गया, हैज आ गया पहले। हैज सी बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock, और ये प्रश्नवाचक निशान। हैव दे, अब दे क्या है, बहुवचन है, इसलिए हैव आया है पहले। हैव दे बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 hours। इस प्रकार से अपन इन वाक्यों को प्रश्नवाचक रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में, जब आपकी बोर्ड एग्जाम आएगी तो बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो बच्चों दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बात तो ये कि बीच में खाली जो जगह होती है, जैसे ये जो खाली जगह, इसको भरना, इसको भर के और वाक्य को दोबारा लिखना, एक फार्मूला तो ये होता है। दूसरा, जैसा मैंने लिखा है, जैसे ऊपर एक सेंटेंस लिख दिया और नीचे ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, तो जो इसमें सही ऑप्शन है उसको भर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, यदि दो सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक सेंटेंस हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ये दो सेंटेंस है। सर दो सेंटेंस दिए गए हों तथा दोनों में से किसी भी एक वाक्य में और अथवा सिंस दिया गया हो, दोनों में से, चाहे इस वाक्य में दिया गया हो चाहे इस वाक्य में दिया गया हो, दोनों वाक्यों में किसी एक में फॉर अथवा सिंस दिया गया हो, वह दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस दिया गया हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है उसमें ऐसी कोई सहायक क्रिया जो प्रेजेंट टेंस को बताती हो, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। तो हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दिया गया हो तो हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हैव बीन प्लस वर्ब कर्ता अनुसार आएगा। यानी कहने का भाव ये है, तो जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप ढंग से देखो, इसी प्रकार के सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कमल, ये खाली जगह दे दिया, राइट ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर। तो बच्चों जैसे ये सेंटेंस है, कमल खालिस्तान राइट ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर बट ही हैज नॉट फिनिश्ड इट येट।
अब जैसे दो सेंटेंस है, अब जैसे ऊपर बताया ना कि दो वाक्य दिया गया हो और दोनों में से किसी एक वाक्य में फॉर अथवा सिंस दिया गया हो और दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस को बताने वाले कोई ऐसे शब्द दिए गए हों, जैसे इज, एम, आर, डू, डज या फिर हैज, यानी ऐसे शब्द जिनको देख करके हम पता लगा ले कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। तो देखते हैं ये सेंटेंस, थोड़ा सा इसको स्टडी करो। जैसे कमल राइट ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर बट ही हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। तो ए में है हैज बीन राइटिंग, बी में है हैव बीन राइटिंग, सी में है हैड बीन राइटिंग और डी में है विल हैव बीन राइटिंग। तो बच्चों अगर ये दूसरा सेंटेंस नहीं दिया गया हो, ये वाक्य मान लो इतना ही दे दिया, कितना, यहां से लेकर के यहां तक इतना वाक्य दे दिया और नीचे दे दिए 4 ऑप्शन, ठीक है, समझ रहे मेरी बात है। मान लो ये जो इतना वाक्य दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप देखो इसमें हैज बीन भी भर सकते हैं, आप इसमें हैड बीन भी भर सकते हैं और विल हैव बीन भी भर सकते हैं, तीनों इसमें सही है। कमल एक वचन है, हैज बीन भी भर सकते हैं, हैड बीन भी भर सकते हैं, विल हैव बीन भी भर सकते हैं। और क्यों भर सकते हैं? क्योंकि अगर मान लो इस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में मान लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से हैज बीन भरा जाएगा। अगर वह मान लो इस वाक्य को हमने पास्ट मान लिया तो उसके हिसाब से हैड बीन भरा जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से। अगर इसको फ्यूचर टेंस में मान लिया तो फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से विल हैव बीन भरेंगे। तो गड़बड़ होगी ना बात। बीती एक सवाल के 3 जवाब हो गए और अपन ने क्या, किस एंगल से सेंटेंस को सोचा और एग्जामिनर ने किस एंगल से इस बात को, इस सेंटेंस को चेक किया, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है कि वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस कभी नहीं दिए जाते और जो सेंटेंस दिए जाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज ना हो। अब देखो यहाँ तक सेंटेंस लिख दिया, लेकिन जैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ इसमें ऐसे शब्द दे दिए गए जो प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। तो अगर दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस से ही होगा। इसलिए देखो इसमें प्रेजेंट वाली सहायक क्रिया कौन सी है? ये पास्ट वाली है, ये फ्यूचर वाली है, ये प्रेजेंट वाली है और ये प्रेजेंट वाली है। अब देखो फिर बात आती है अभी इनमें से ए लगेगा या बी लगेगा। कमल एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। अगर यहाँ बहुवचन होता तो वह हैव बीन लगता। तो ए इसमें सही बैठेगा। उम्मीद करता हूँ पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है? फार्मर खालिस्तान वर्क इन हिज फार्म सिंस मंडे बिकॉज इट इज ए सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। यानी वाक्य का अर्थ है कि किसान अपने खेत में मंडे से अपने खेत में काम कर रहा है क्योंकि यह हार्वेस्टिंग का सीजन है, यानी कटाई का सीजन है। तो ये सेंटेंस मान लो यहाँ तक देते तो हम कंफ्यूज होते, लेकिन इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में क्या है? इज दे दिया जो कि प्रेजेंट टेंस का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आता है। तो इस पूरे सेंटेंस को अपन प्रेजेंट टेंस में लेंगे। प्रेजेंट टेंस में लेंगे तो हैड भी लगता है पास्ट में, हैव भी लगता है और हैज भी लगता है, दोनों लगते हैं। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? एक वचन सब्जेक्ट है। तो आपको अच्छे से याद ही है, आपने अपने स्टडी रूम में चार्ट लगा ही रखे हैं और स्टडी रूम में आपने जो चार्ट लगा रखे हैं उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर एक वचन करता होता है तो उसके लिए हैज बीन जो है वो सहायक क्रिया काम में ली जाती है। तो सी इसमें सही हो जाएगा। अगर यहाँ मान लो फार्मर्स होता बहुवचन होता तो फिर हम हैज बीन नहीं लगाते, फिर हम इसमें हैव बीन लगाते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं बच्चों। तीसरे सेंटेंस में क्या है? तीसरा सेंटेंस है गुरमेल सिंह जी खालिस्तान प्ले अस फॉर द लास्ट ईयर बिकॉज द गेम इज न्यू फॉर अस। न्यू का मतलब नया। अब देखो जी सेंटेंस एक पार्ट में तो सिंस से फॉर दे दिया, जैसे ये दे दिया फॉर, ठीक है, और दूसरे में दे दिया इज। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भी इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लेना है।
तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों कैसे लेंगे, प्रेजेंट टेंस में हैज बीन वाला हैव बीन वाला लेंगे। तो ये तो सिरे से खारिज हो गया, भी ये तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पास्ट में है और ये फ्यूचर में, दोनों नहीं आएंगे। अब बाजी दोनों पे आ गई, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तब बच्चों हम क्या करते हैं, एक वचन देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट गुरमेल सिंह जी है, एक वचन है। एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। ये सेंटेंस भी आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ ये देखो, मेन जो बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो देखो, फॉर द लास्ट ईयर, याद आया कुछ? यहाँ देखो, सिंस लास्ट ईयर, क्या याद आया? यहाँ लास्ट ईयर है, यहाँ भी लास्ट ईयर है, यहाँ तो लगा दिया सिंस और यहाँ लगा दिया फॉर। तो क्या समझे, आपको कुछ याद आया नियम? देखो मैंने आपको नोट करवाया है, अगर सीधा लास्ट ईयर है, सीधा लास्ट ईयर है तो अपन सिंस में लेंगे इसको, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में लेंगे। अगर द लास्ट ईयर आता है तो हम इसको फॉर में लेंगे, यानी पीरियड ऑफ टाइम में लेंगे। हो गया क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में इनको नोट भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, कमेंट भी करें आप हैं। और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो आप मिलना है आपको नए वीडियोज़ के, वो नोटिफिकेशन के लिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें, तो सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप सारे वीडियो देखना और अपना मिशन 100 का जो टारगेट है, मिशन 100, उसमें आप शामिल हो और मिशन 100 में आप भी शामिल हो, आप भी इस वीडियो का फ़ायदा लो और 100 में से 100% नंबर आपको भी इंग्लिश में मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।